नमस्कार, मैं हूं विवेक। अगले आधे घंटे आप मुझसे ताजी खबरें, उससे जुड़ी अपडेट जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और 6 टीमें लगातार वहां कैंप कर रही हैं। वन्य जीवों के प्रति आपका ये भाव मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता पैदा करता है। हम किसान को सुरक्षा भी देंगे, लेकिन साथ साथ वन्य जीवों को रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार उसके प्रति बहुत चिंतित है। सरकार लगातार वहां पे वन विभाग के लोग और इसके विशेषज्ञ कैंप कर रहे हैं। लगातार वहां पर कार्य किया जा रहा है और हर एक को हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। महोदय, यहां पर मैं नेता विरोधी दल को एक और पूछना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित 55 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये पीडीए के पार्ट नहीं है क्या? $55 लाख लोग, क्यों नहीं इन्हें आवास मिला था? इसलिए नहीं कि क्यों दलित थे, गरीब थे। ये 55 लाख लोगों को 2017 से लेके अब तक आवास दिलाए गए हैं। 2017 से अब तक। फिर वही कह रहे हैं ना, इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता था, कितना पैसा मिलता था? लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। सच्चाई, समाजवादी पार्टी के कैडर को और समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था किसको आवास मिलना है। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई और प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित होने पर न सेंट्रल में और न राज्य उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन शेख सूची हम लोगों ने माना। ये सर्वे जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, शेख सूची आई थी, हमने उसी शेख सूची को स्वीकार किया और फिर हमने उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किए। और महोदय 17 से लेके अब तक, 17 से अब तक, सुनिए नहीं मैं यही कह रहा हूं ना कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था? उस समय जिस समय लाभान्वित करना था, भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे ये लोग। और परिणाम क्या है? और वह यानी लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसके कह रहे हैं कि क्या किया है। सिंचाई की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में
द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाह हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में, आ रहा हूं, बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ, 1,95,900 हेक्टेयर, और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे 44 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है, और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना महोदय। इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप, काफी बड़े पैमाने पर है। यद्यपि जहां पे नहरों का संचालन नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाहा नहीं जा पाए, पुल नहीं जा पाए, उसके अनुक्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही, मां गंगा की इतनी कृपा रही कि यहाँ की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी। लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। और यहां पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक है। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को ये सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। और मौजूदा 23-24 के लिए हम फीडर को अलग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सकें। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है। 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए, इसमें नलकूपों के सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सोलराइज करने की कार्रवाई। अब तक हम लोगों ने 45,342 ऐसे किसानों को इससे आच्छादित किया है
और 23-24 के लिए 30,000 किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं तो महोदय खासतौर पर चेक डैम निर्माण के लिए 1546 चेक डैम का निर्माण इस दौरान किए गए, 395 तालाब बनाए गए, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 1234 तालाब बनाए गए और प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, अन्य के द्वारा भी अलग अलग समय में जो तालाब बनाए गए और अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, 30,642 तालाब बनाए गए। भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाए गए। अन्य विभागों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया, जिसके माध्यम से भी 13,666 यहाँ पे अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 34,974 कार्य अब तक पूरे किए गए हैं। रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किए गए और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी के शकल में थी, बाद में एक समय के साथ वे समाप्त सी हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्रवाई 9 नदियों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बोल रहे हैं, अखिलेश यादव पर निशाना साधा, आंकड़े गिनाए और यहां तक कह दिया कि 2024 में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अब रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार सामने आया है। अडानी से व्यवसायिक रिश्ते नहीं है, यह कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने। स्मृति का आरोप अगर है तो वो उसका सबूत दे, स्मृति आरोप का सबूत दे, यह कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते समय स्मृति ईरानी ने ये जो आरोप लगाए थे रॉबर्ट वाड्रा पर, उसी को लेकर अब रॉबर्ट वाड्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी जो आरोप लगा रही हैं वो उसके सबूत दे। अडानी से कोई व्यवसायिक रिश्ते नहीं है, उनके कोई रिश्ता नहीं है व्यवसायिक, ये कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने। आपको सुनाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑपोजिशन पर हमला करते हुए, खासकर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए रॉबर्ट वाड्रा का इनडायरेक्ट जिक्र किया और उन्होंने अडानी समूह पर उठाए सवालों पर काउंटर अटैक करते हुए पूछा कि आखिर फिर जीजा जी अडानी के साथ क्या कर रहे थे। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा साहब खुद हैं। वाड्रा साहब, मैंने इसके जवाब में आपका फेसबुक पोस्ट देखा जिसको आपने ट्वीट भी किया है। आपको लगता है कि गैर लाजमी तरीके से सवाल उठाया जाए? बिल्कुल, मैं ये देखता हूँ कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है तो जब बीजेपी के जो सांसद होते हैं वो जब भी कहीं भी मुश्किल में पड़ते हैं तो उनको रॉबर्ट वाड्रा का नाम याद आता है और वही बेबुनियाद इल्ज़ाम सवाल दोबारा खड़े करते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि कभी भी वो मणिपुर की बात करें, जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ गलत हुआ है, वहाँ उनके जो दुख दर्द में उसको बांटें। पर मुझे लगता है कि फिर मेरा नाम लेके भटकाते हैं। मैंने देखा कि ना स्मृति जी या प्रधानमंत्री जी वहाँ ध्यान दिया है उन्होंने मणिपुर पर, या ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं। पर हाँ, मेरी याद ज़रूर आती है जब भी वो मुश्किल में हैं और जब मेरा परिवार आगे बढ़ता है, जो असल में मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। मैं कहूँगा कि इतनी सारे हैं इश्यूज़ जो स्मृति जी के बारे में हैं, जो उनकी डिग्री के बारे में हैं, जो गलत गलत वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। कभी उन्होंने कोई बात स्पष्ट नहीं की है, तो ये ज़रूर सबके दिमाग में है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जिस तरीके से फर्जी आप
मतलब लाइसेंस लेकर उनकी जो बेटी हैं वो रेस्टोरेंट गोवा में चलाते हैं, उसका भी कोई ठीक जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं देखता हूँ कि अगर मैं किसी से भी मिलूँगा, मैं कहता हूँ अडानी जी की बात कर लीजिए, जो वो फ़ोटो दिखाते रहते हैं। देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ, हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, अगर उनको लग रहा है कि अडानी जी से मिलने पर मैंने कोई गलती की या मतलब कि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बिजनेस हो या दोस्ती हो, आप प्लीज़ उसको सबूत निकालिए ना, दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ। तो ये अडानी के साथ संबंधों पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सफाई दी। अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस तरह से संसद में अडानी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा था। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? पूछना चाहती हूँ। 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए स्मृति ईरानी ने क्या आरोप लगाए थे वो हमने आपको सुना दिया, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। राघव चड्ढा राज्यसभा के सांसद अब वो भी सस्पेंड हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से अब सस्पेंड हो गए, निलंबित कर दिए गए हैं फर्जीवाड़े के आरोप में। राघव पर ये गाजगिरी है, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राघव चड्ढा राज्यसभा से सस्पेंड। फर्जीवाड़ा जो किया था उन्होंने, उसी की वजह से ये गाजगिरी है। जो गलत सिग्नेचर्स का मामला सामने आया था उसी में ये सस्पेंशन हुई है। राघव चड्ढा सस्पेंड हो गए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।